मैं विश्वनाथ सिंह रांची से यूपी सिंह साहब को आग्रह करता हूं, जो हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं, कि आज के मूल विषय है रोजगार सृजन पर अपनी बातें रखें। यूपी सिंह साहब। हाँ सर, आप लोगों को प्रणाम है। और जो है, रोजगार सीजन में पहली चीज मैं पशुपालन पर ही आ रहा हूँ। हमारे यहाँ दूध का उत्पादन जो है, अखबार में मैंने पढ़ा था, वो क्या सच है क्या झूठ है, उसमें लिखा था कि 15 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है भारत में, और खपत है 65 करोड़ पर लीटर, 65 करोड़ लीटर। यानी कि हमारे समझ से 8-10 करोड़ तो चाय में लग जाती होगी, इतनी बड़ी आबादी है। तो हम जितना हमें दूध की जरूरत है उतना उत्पादन अभी हम नहीं कर पा रहे। इसमें कई कारण हैं। हमारे अभी जो है, हमारे पशु कुछ जो है, मान लीजिए बहुत तरक्की हुई है दूध में, और कुछ जर्सी गायें और वो दुगली गायें आई हैं, तो थोड़ा उत्पादन बढ़ा है। लेकिन जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए, गांव में ऐसा नहीं है कि सब गायें 8 लीटर 10 लीटर दूध देती हैं, कम देती हैं। तो पशुपालन के लिए बड़ी मतलब कि रोजगार की वो है, अगर पशुपालन किया जाए। अब बाकी दूध जितने आता है, वो नकली दूध आते हैं, कुछ जो है विदेशों से पाउडर मंगाया जाता है, और कैसे आता है मेरे समझ से नहीं मालूम है कि कैसे कैसे बाकी पूर्ति होती है। और ब्याह शादी होता है तो दूध कम भी होता है और पनीर सबको मिल जाता है। जितना लोगों को होता है त्योहार में, सबको पनीर भी मिल जाता है, मीठा भी मिल जाता है, छेना भी मिल जाता है, और रसगुल्ला भी मिल जाता है, बर्फी भी मिल जाता है। और दूध तो गाय उतने हैं, पशु उतने हैं। तो इसका मतलब कि बड़ी मात्रा में हम लोग नकली दूध का प्रयोग करते हैं। नकली भी हो सकता है विदेशों से, डेनमार्क से, जहाँ दूध का उत्पादन ज्यादा होता है, अमेरिका से, वहाँ पाउडर आते हो। और भी कई चीजें हैं, जैसे कि हनीक है स्प्रे, और कई कंपनियां अमूल स्प्रे बनाती हैं। इसके अलावा मट्ठा भी बिक रहा है अमूल का, मदर डेयरी का, और कई 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 कंपनियां इसमें लगी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि जो है ये सही दूध हमको मिलता है। तो अगर जो है सही दूध मिलेगा बाजार में, तो जो है कौन नकली दूध खाएगा। तो अभी जितना भी दूध अगर पैदा हो जाएगा तो उसकी खपत है। तो बहुत बड़ी मात्रा में अगर गोपालन पशुपालन हो, तो बहुत बड़ी मात्रा में इसमें रोजगार के अवसर हैं। ऐसा नहीं है कि अब मजबूरी है, चाय सबको पीना है आजकल, काफी सबको पीना है। तो दूध अब कैसा मिल रहा है, सब जो है कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, अनजान है, अनजान बने हुए हैं। और जो है बाल्टे वाले आते हैं, वो 35 रुपया लीटर यहाँ दूध देते हैं सारों, और आते हैं दोपहर 12 बजे। 12-1 बजे कौन गाय लगती है, मेरे समझ के बाहर चीज है। और 35 रुपया लीटर देते हैं। और जब जाके लगाने जाइए, तो यही एक पांडे जी है, वो 65 रुपए भैंस की और 60 रुपए गाय की लीटर देते हैं। जब सामने उनके घर जाके ले आइए तो 65 रुपया, और जो है आपके घर पहुंचा दे रहे हैं तो 35 रुपया। मेरे समझ के बाहर की चीज है कि वो हमारे घर पहुंचा के 35 रुपया दे रहे हैं, और उनके यहाँ जाइए तो 65 रुपया दे रहे हैं। तो ये गणित मेरे समझ के बाहर की चीज है। हो सकता है कि ये रतन बाबू समझावे हमें, लेकिन इसमें रोजगार सीजन है, और मत्स्य पालन तो जो है रतन बाबू कर रहे हैं, और भी कई चीजें हैं रोजगार के अवसर। तो मैं समझता हूँ कि रतन बाबू ज्यादा बेहतर ढंग से बताएंगे। वो कृषि कार्य में भी लगे हैं, और वो ज्यादा प्रैक्टिकल है हमसे। ठीक है, मैं यही यही इतनी बात करके विराम देता हूँ। धन्यवाद यूपी सिंह साहब।
मैंने भी वो न्यूज पढ़ा था कि भारत में 65 करोड़ लीटर जरूरत है और 13 करोड़ लीटर उत्पादन है। तो ये हुआ कैसे कि पशुधन की भी गिनती होती है, चाहे झूठी हो चाहे सही हो। ये आंकड़े सरकार के पास है और एक औसत निकाल लिया जाता है कि इतना दूध देता होगा, औसत। और चूंकि अपने देश का जनसंख्या 130 करोड़ मान लिया गया है तो ये भी मान लिया गया है कि आधा लीटर एक आदमी के जरूरत है, प्रति व्यक्ति जरूरत है। और उतना मिलता है कि नहीं आदमी को, ये माने वाद विवाद की का विषय है, लेकिन जरूरत है उतना के। तो मेरे समझ से उतना आधा लीटर लोगों को नहीं मिलता है। हालांकि दूध कई रूप में न मिलता है, चाय के लिए, पीने के लिए, दही के लिए, आपको अब पनीर के लिए, छेना के लिए, मिठाई के लिए, सब चीज के लिए दूध की जरूरत होता है। एक और चीज जो दूध का खपत होता है जिसको हम लोग हमेशा छोड़ देते हैं, चॉकलेट बनाने में भी बहुत दूध का खपत होता है। और चॉकलेट आजकल के युग के हिसाब से प्राय माने मध्य वर्ग के घरों में एगो दूगो चॉकलेट रोज लगता है। तो आपने सही कहा। अब इस पर मैं चाहूंगा कि रतन बाबू अपनी बात रखें, क्योंकि किसान हैं, हम समझते हैं कि हम लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगा रतन बाबू के माध्यम से। उसके बाद पंकज बाबू बोलेंगे। रतन बाबू अपनी बातें कहें। धन्यवाद सर। जो आपने आज विषय रखा है रोजगार सृजन का, और रोजगार सृजन के अवसर के रूप में आपने क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से रोजगार के अवसर का एक जो खाका तैयार किया है, इससे निश्चित रूप से मैं सहमत हूं कि क्वालिटी कंट्रोल होने से रोजगार के अवसर बढ़े। अब क्वालिटी कंट्रोल और अभी जो बाजार में उपलब्धता है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? आज वैश्विक बाजार में आपको अपने उत्पाद के गुणवत्ता के आधार पर ही खरीदार, और दुर्भाग्य ये है कि इस देश के चाहे किसान हो, दूध उत्पादक किसान हो, मत्स्य पालक किसान हो, मुर्गी उत्पादक किसान हो, अन्न उत्पादक किसान हो, जो भी उत्पादक वर्ग, इसने 70 के दशक के बाद जो हरित क्रांति आई, प्रथम हरित क्रांति आई, इस हरित क्रांति के माध्यम से वो जो है अनाधून जो है उत्पादन बढ़ाने के होड़ में रहा, और उसके अन्न में वो गुणवत्ता है कि नहीं है जो वैश्विक बाजार में या जो है सभ्य लोगों के बाजार में जिसकी खपत हो सके। तो इस रूप से जब देश में आर्थिक समृद्धि आई, जब वैश्विक बाजार का वैश्वीकरण हुआ, और आपके उत्पाद जो है, जिसे आपने आम का उदाहरण दिया, बनारस का लंगड़ा आम जो है विश्व प्रसिद्ध, और 2 साल पहले जो है ब्रिटेन में और जो अमेरिका में प्रतिबंध कर दिया गया था, इसलिए कि इसमें फूड पॉइजनिंग का परसेंटेज जो एक अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार होता है उससे अधिक। आपके यहाँ जो बासमती की उत्पादन है, बासमती का उत्पादन जो है केवल आपको अरब कंट्री के अलावा और जो यूरोपीय कंट्री है, अमेरिकन कंट्री है, या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाले भूभाग के लोग हैं, ये आपके चावल को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कि आपके चावल में जो वो गुणवत्ता नहीं। अब उस गुणवत्ता को कंट्रोल करने से आपको आर्थिक रूप से भी आय होगा। अब ये तय करना है कि हम उत्पादकता की होड़ में रहेंगे या गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के जो है रूप में हम, चूंकि किसान और कृषि क्षेत्र में कम पढ़े लिखे लोग या अपने नौकरी पेशा में न जाने वाले लोग ही अधिकतर हैं, या रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे लोग शौकिया जो है खेती करने का काम करते हैं। अब इनके अंदर उत्पादकता की होड़ है, और ये जो परंपरागत समस्याएं जो हमने एक ट्रेंड पकड़ा है, उसको उससे हमें इतना मोह हो गया है, उसे हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जैसे आपने पशुपालन का अवसर का बात किया, तो जो स्टैटिक्स है, आपके 130 करोड़ आबादी के हिसाब से अगर कॉलोनी में जो है जितने दूध की आवश्यकता होती है एक स्वस्थ मानव के लिए, उतने दूध का उन्होंने केवल स्टैटिक्स बनाए। अब उस मजदूर वर्ग को, उस किसान वर्ग को दूध खरीद करके खाने की कैपेसिटी है कि नहीं है, ये उन्होंने आकलन नहीं।
उन्होंने बोल दिया कि 130 करोड़ आबादी है, अगर आधा लीटर दूध चाहिए तो एक दिन में जो 130 करोड़ का आधा जितना आया इतना लीटर जो है वो 265 लाख लीटर या जो भी आपने एक आंकड़ा बताया, वो इतने दूध की आवश्यकता है और दूध का उत्पादन कम है। निश्चित रूप से जब आपके गेहूं का भूसा रासायनिक माध्यम से जो है उत्पादित गेहूं से बना है, आपका खली, आपका चुन्नी, चुन्नी कहां से आएगा? दलहन से आएगा। दलहन की खेती आपने कहां से किया है? रासायनिक विधि से किया है। बरसिंग घास जो लगाया है या नेपियर जो चरी लगाते हैं हम लोग, उस चरी में भी खाद डालते हैं। तो जब ये रासायनिक तत्वों से परिपूर्ण अन्न उसको मिलेगा और दूषित जल मिलेगा, तो उस गौवंश से जो है हम शुद्ध दूध का या प्राकृतिक दूध का जो एक अवधारणा आज से 50-60 साल पहले अपने दूध में क्वालिटी थी, उसको आप किस रूप से भी समझ सकते हैं कि लोग बताते थे पूर्वज, या हम लोग भी बचपन में देखे हैं कि अगर घी खराता था पश्चिम टोला और पश्चिमा चल रहा है तो पूर्व टोला तक तो उसके गंध आते थे। और आज का घी किचन के बाहर निकलिएगा उसका गंध आपको नहीं मिलता है। तो उसका एकमात्र कारण है कि रासायनिक तत्वों के उपयोग से उत्पादित अन्न खाने से भी जो हमारे दूध की क्वालिटी जो है बिगड़ी है। अगर हम पशुपालन में जाते हैं तो पशुपालन में केवल दूध नहीं मिलेगा, गौमूत्र भी मिलेगा, गोबर भी मिलेगा। अब वो जमाना गया कि जो हम गोबर को कच्चे गड्ढे में सड़ा करके और उसके खाद को हम जो है अपने खेत खलिहान में जो है डालते थे, अपने सब्जी वाले या धान के पेड़ में या खेती के जो भी जमीन थे उसमें हम जो है बैलों पे वो बांस का जो बना होता था, जिसको हम लोग देहात में सगड़ी बोलते थे, उस सगड़ी के माध्यम से एक एक कण जो है निकल के जो है खेत तक पहुंचते थे। तो अभी तो गैस का जमाना आ गया, तो घर से तो अब तो राख और वो जो है नहीं निकलेगा, रह गया गोबर। गोबर को अगर हम वर्मिंग कंपोस्ट में ले जाएं, कंपोस्ट में ले जाएं किसी भी विधि से, अगर उस मिट्टी में, तो विश्वनाथ बाबू ने ये सही कहा कि जो रासायनिक विधि से हम खेती करते हैं और जो हम कंपोस्ट या जैविक विधि से खेती करते हैं, अन्न के ही गुणवत्ता में नहीं मिट्टी की गुणवत्ता में भी अंतर आता है और उसको पानी धारण करने की क्षमता बढ़ती है। जो मत्स्य पालन में हम जो मछली के लिए चारा दे रहे हैं, जो मछली अपना विष्टा करती है उसमें, अगर उसको हम सामान्य रूप से उठा करके अपने फसल में डालते हैं, तो जो हमने अन्य खेतों में नहर का या पंपिंग सेट का भूगर्भ जल स्रोत से जो पानी डाला है और वो तालाब का पानी, ये निश्चित रूप से उस उत्पाद के लिए गुणवत्तापूर्ण है। अब रही बात ये कि भाई ये तो सभी जानता है, आज पाम ऑयल में जो है एक बूंद जो है केमिकल डालने के बाद छनकावा सरसों तेल तैयार हो जाता है और वो तेल जो है हमारे और आपके लोग जो किसान नहीं है, जिनके घर में सरसों की खेती नहीं होती है, बड़े बड़े सुविख्यात ब्रांडों के नाम से आप उस तेल को, पाम ऑयल के तेल को आप सरसों का तेल समझ करके खाने के लिए मजबूर होते हैं। ये धान के जितने भी चावल बनते हैं, चावल से जो मिलर सेलर निकालता है, जिसको हम लोग जो है पुराने सिस्टम से अगर कन्ना कहें, कन्ना निकालता है, ये कन्ना जाता कहाँ है? ये कन्ना बड़े बड़े मिल में जाता है, ऑयल प्लांट बने हैं, उसमें वो तेल पेरा जाता है, उससे तेल पेर के जो पाम ऑयल तैयार होता है, उसका पेरा हुआ चीज जो है वो पशु आहार में जाता है, अन्य जगहों पे जाता है और उसमें एक बूंद केमिकल डाल, कौन नहीं जानता है कि जो है गधे का लीद जो है हल्दी में जो है पिसा जा रहा है, कौन नहीं जानता है कि रे जो है गुड़, गुड़ जो है जहाँ, जिसे आपने बोला कि 35 रुपया लीटर पंडित जी दूध देते हैं, जब वही जो उनके यहाँ जाते हैं तो 65 रुपया लेते हैं। तो कराहा पे अगर आप जाएंगे वहां से गुड़ लेंगे तो आप कराहे में जो गुड़ का पेरा गया है उसके गुणवत्ता का आकलन कर सकते हो। और वही गुड़ जो है, मान लीजिए मैं ही गुड़ का बहुत बड़ा व्यापारी और वो गुड़ आ गया, आज के बाजार में जो है रेट का कंपटीशन इतना है, अब उस रेट के कंपटीशन में हमें लाभ भी कमाना है और जो है मार्केट में भी रहना है। तो उस गुड़ में जो है आटा का कन्ना, ये आटा का नहीं, ये चावल का कन्ना, जिसको हम ब्रान बोलते हैं, रे वाला, रे जमीन का जो नमक भी मिलाते हैं, उस जमीन का धूल। सिंह साहब उस गुड़ में जो है आधा कराहा गुड़ को जो है, बने हुए गुड़ को हम तोड़ करके पुनः पानी डाल करके गर्म करते हैं और उसमें उसको डाल करके और वो गुड़ खाते हैं तो दांत क्या किन किन करता है कि नहीं करता। तो इस ढंग की अवधारणाएं हैं और ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है
और जो है देश के अंतरराष्ट्रीय मानक पे हमारे उत्पाद, हम इतना अधिक उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए अन्न के क्षेत्र में ही हम इतना अधिक उत्पादन कर रहे हैं कि हमारे उत्पादन को खरीदने का भारतीय संरचना में व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसको अगर हम बाहर भेजना चाहें तो रिजेक्ट होके आना है, इसलिए कि हमारे अन्न में गुणवत्ता नहीं है। और उस क्वालिटी कंट्रोल को करने के लिए जो सृजन, रोजगार सृजन की बात जो होती है, तो अगर हम जैविक विधि में जाएंगे तो जैव उत्पाद जो है, तो जैव उत्पाद अभी जो है अगर रासायनिक में जाएंगे जो है बाहर से आ रहा है, और गुजरात में जो है खांडोला बंदरगाह वहां से आ रहा है, उन तत्वों का मिश्रण बड़े बड़े कंपनियों बना रहे हैं, डीएपी के रूप में, एनपीके के रूप में, एनपीएस के रूप में, ये तमाम जो है बैगिंग तैयार हो रहा है, और वो बैगिंग जो है सैकड़ों की संख्या में जो है किसानों के खेत में गिर रहे हैं, हजारों की संख्या में खेत में गिर रहे हैं। लेकिन यदि हम जो है नीम की खली से, नीम के पत्ते से, निपकौड़ी से, दत्तूर से अपने जो है जो जैव उत्पाद हैं, जैविक खाद का मतलब जो जैव उत्पाद, उन जैव उत्पादों को अगर हमने उनका सिस्टम बदला है और उससे जो हमने खाद बनाया है, वो चाहे नीम का खली हो, चाहे अभी जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के क्षेत्र में मंठा है, जिसको आप छाछ बोलते हैं, चना के सीजन में जब चना की बुआई होती है, हमारे क्षेत्र में किसान परिच गए हैं, कच्चे घड़े में उस छाछ को डाल करके मिट्टी के अंदर ढक देते, और मिट्टी के अंदर ढकने के बाद उसको जब चना के फसल में फूल लगता है, और फूल लगने के बाद जब दाना बनता है, उस समय तना छेदक जो है कीड़े पैदा होते हैं, और जिसके लिए हम लोग तमाम जो है केमिकल रसायन जो है का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन उस मंठा का ही जो है अगर स्प्रेइंग उस चना पे कर दिया जाए तो तना छेदक नहीं होंगे और दाने हिष्ट और पुष्ट होंगे। अगर नीम की कौड़ी, नीम कौड़ी जिसको हम बोलते हैं, नीम कौड़ी को अगर जो है आप ले करके और कंडाल में या किसी ऐसे जो है जहाँ टैंक वगैरह हो जिसमें भिगो दीजिए, और उस नीम कौड़ी को खूब, जैसे पहले इमली का चटनी बनता था उस तरह से जो है उसको खूब मिक्स करके उसको जो है छान लीजिए, और उसके 5% यानी 100 लीटर पानी में 5 लीटर उस निपकौड़ी के पानी को मिला दीजिए, अपनी खड़ी फसल में उसका स्प्रेइंग कराइए, तो आपके पौधे में जो है कीट रोग की संभावनाएं जो है लगभग नगण्य हो जाती है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, अभी तो कोविड का टीका डबल लगने के डोज के बाद भी लोगों को कोविड हो जा रहा है, लेकिन फिर भी तो जो 60-70 के पहले जो हमारा कृषि उत्पाद था उसकी जो गुणवत्ता थी, आज 2021 में जो हमारे उत्पाद है इसकी गुणवत्ता है, इस गुणवत्ता में लोगों में जब आर्थिक संपन्नता आई है, आज तो ये मानना पड़ेगा कि मिडिल क्लास में या एग्रीकल्चर के ही लोग हैं, एक साइकिल खरीदना जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी किसी जमाने में। आज बहुत सारे किसान हैं 4 व्हीलर से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल वगैरह तो आम चीजें हैं, फ्लैट नुमा मकान में रह रहे हैं, आर्थिक रूप से उनका जो पहनावा ओढ़ावा, भोजन, खान पान सब सुधरा है। तो सुधरा है इसका मतलब यह है कि जब आपकी आमदनी बढ़ी है तो आपकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, और जब परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है और आप अपने अन्न के माध्यम से, दूध के माध्यम से, फल के माध्यम से, साग सब्जी के माध्यम से ये दूषित अन्न खा करके अपने आमदनी का 40% भाग मेडिकल साइंस को सौंप रहे हैं, कहीं शुगर के पेशेंट हो रहे हैं, कहीं ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो रहे हैं, कहीं कुछ जो है, इस तरह से जब आप परेशान हुए हैं तो जो ये है कि शक्ति यानी हमारी जो क्रय शक्ति बढ़ी है, तो उस क्रय शक्ति में हम जो है गुणवत्तापूर्ण अन्न के लिए जो है, और मैं आपको बना दूं बनारस में मारवाड़ी सेवा संघ है, मारवाड़ी सेवा संघ के माध्यम से वो आपका बावन बिगावा और जो है रामेश्वरम में और ढकमकपुर में उनके जो है फार्म हाउस है, उनके डेयरी हैं, उनके साग सब्जी उत्पादन के जो है स्पॉट बने हुए हैं। बनारस में रह रहे हैं पंकज बाबू, अच्छी तरह से जानते होंगे, दुर्गा कुंड पे जालान का जहां है वहां जो है अन्नपूर्णा उनका है। और बनारस के जितने आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, चूंकि उसके उत्पादन में एक छटाक भी रासायनिक केमिकल का दवा के रूप में, खाद के रूप में, किसी भी रूप में प्रयोग नहीं हुआ। वो अपने यहाँ देसी गाय रखा है, देसी गाय का दूध बनारस के दूध के रेट से 5 रुपए लीटर, और वो कैश नहीं बेचता है, उसके दूध के जो बेचने वाले हैं या जगह जगह पहुंचाने वाले लोग हैं,
उनको जो है वो सील पैक जो है ड्रम मिलता है या वो टैंक मिलता है, और वो कूपन के माध्यम से ही दूध की खरीदारी और बिक्री होती है। वहां जो कुछ भी होता है कूपन के माध्यम से ही होता है। वहां घी, मक्खन, पनीर, मीठा, समोसा, और आपको वहां नाश्ता, और जो है आटा, चावल, दाल, सब कुछ। और बनारस में वो अभी जो आवश्यकता बनारस जैसे एक छोटे से शहर की है, उस आवश्यकता की पूर्ति वो नहीं कर पा रहा। तो यानी आज लोग चूजी हो गए हैं। जब हमारी परचेज कैपेसिटी बढ़ी तो हम जो है अच्छे गुणवत्तापूर्ण अन्न की तरफ बढ़ रहे हैं। जब अच्छे गुणवत्तापूर्ण अन्न की तरफ बढ़ रहे हैं, फल की तरफ बन रहे हैं, तो हमें जो है प्रोसेसिंग करने, जो विश्वनाथ बाबू ने कहा कि इसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग कर। अब आलू ही हम पैदा कर रहे हैं, कोई आलू 100 ग्राम का, कोई 50 ग्राम का, कोई आलू 200 ग्राम का। अगर हम छांट के तीनों को 3 क्वालिटी में डाल दिए, और जो उसमें कटा पीटा है उसको हमने चौथा क्वालिटी बना दिया, तो उसी आलू से हमको बेहतर रेट मिलेगा। चावल है, चावल आप जो है सेलर से कुटाएं, आप बहुत परिष्कृत मिल से कुटाएं, जहां से भी कुटाएं, चावल में टूट भी रहता है, आधा वाला खड़ोल भी रहता है, खुद्दी भी रहता है, खड़ा दाना भी रहता है। अगर इसको हम प्रोसेसिंग कर दें, टूट वाला चावल, खुद्दी वाला चावल, खड़ा वाला चावल विश्वनाथ बाबू का जो कार्य क्षेत्र रहा है कैमूर, उस कैमूर के बोकरी बेतरी गांव का जो आपका गोविंद भोग चावल है, बाजार में नंबर 1 का चावल, जिसमें टूट नहीं है। आप जान के हैरान होंगे कि सामान्य चावल है, बहुत बहुत उसको हम अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, मिडिल क्लास के लिए वो बेहतर चावल है, खाने में भी उसका टेस्ट है। और बाजार में 75 रुपए केजी से कम का वो नहीं है। अगर वही आपने प्रोसेसिंग नहीं किया है तो वो चावल जो है 50-53 रुपए किलो का है। तो प्रोसेसिंग का महत्व है। अब उसको गुणवत्तापूर्ण पैदा करना है तो हमें रासायनिक से हटना होगा। जब हमें रासायनिक से हटना होगा तो हम पशुपालन करेंगे, और जब हम पशुपालन करेंगे तो पशु को खिलाने पिलाने वाला, पशु के लिए खली की आवश्यकता होगी, पशु के लिए चुन्नी की आवश्यकता होगी, पशु के लिए पशु आहार की आवश्यकता होगी। तो इसके साइड जो है लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। हम इसके गोबर को और इसके जो है मूत्र को, अगर हमने मूत्र का ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि हमारा मूत्र जो है अलग जा रहा है, और जो है गोबर उसको हम अलग हटा रहे हैं, गोबर से हम खाद बना सकते हैं। और आपको मैं बताऊं कि सर, ये गायत्री परिवार जो है, ये फिर दोबारा प्रॉब्लम हो गई। पान, अमृत पान जो गायत्री मंदिर में कराया जाता है गायत्री परिवार की तरफ से, वो कलोर बछिए का दूध माने पेशाब होता है, जिसका अमृत पान कर रहे हैं कि उस अमृत पान से आपको रोग नहीं लगेगा। तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे प्राचीन सिस्टम में इतनी गुणवत्तापूर्ण जो है चीजें यही उपलब्ध थी। आप देखेंगे कि जो है आपके बगल में है यूपी सिंह साहब फगुइया, जहाँ सुखंडी का जड़ी बनता है, बगल में है धरौली, जहाँ पे जो है आपके पिलपाओं का, जिसको हम लोग फाइलेरिया बोलते हैं, उसका जड़ी बनता है। और संजोग से उन दोनों गांव में हमारी रिश्तेदारियां, हमने पूछा कि आखिर में इस जड़ी में क्या है। लोग कहते हैं कि आपके परिवार को श्राप मिला है। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, नदी के साइड में जो है एक पौधा है, हमारे पूर्वजों ने उस पौधे की गुणवत्ता को समझा, और उस गुणवत्तापूर्ण पौधे को हम घर में ला करके, और जो अगर मान लीजिए मैं परिवार का मुखिया हूं, मैं जड़ी बांध रहा हूँ, अब जब मैं समझ रहा हूँ कि मेरा अब अंत आने वाला है, तो परिवार के किसी 1-2 मेंबर को बताया जाए, परिवार के सारे मेंबरों को भी नहीं बताया जाता है। तो ऐसे औषधि, ऐसे जो है गुणवत्तापूर्ण अन्न, और आपको वैश्विक बाजार में मैं बताऊं कि काला चावल के रूप में हम लोग जो है एफपीओ बनाए हैं, समिति हमारी 3 साल से है। तो जब हम लोगों का चावल बाहर जाने की बात आई, ऑस्ट्रेलिया, कतर, न्यूजीलैंड और अरब कंट्री में, तो पहले भारत के लैब में उसका परीक्षण हुआ कि जो हम दावा कर रहे हैं उस दावा के अनुरूप मेरे उत्पाद हैं कि नहीं है। भारत के लैब में परीक्षण होने के बाद जो भारत में अंतरराष्ट्रीय मानक के लैब है वहां गया, और जब वैश्विक बाजार में जाने की बात आई तो वैश्विक स्तर पे जो परीक्षण करने वाली संस्था है, उस संस्था से सर्टिफिकेट, देखिए जैसे आप बाबा रामदेव का
कोई प्रोडक्ट है पतंजलि का, तो उसपे लिखा है कि ये गुणवत्ता है, लेकिन उस गुणवत्तापूर्ण अन्न के लिए जो है उसका जो है टेस्टिंग होता है और वो टेस्टिंग सर्टिफिकेट का जो है नंबर डाला जाता है। इसमें भी मैं ये नहीं कहूंगा कि कालाबाजारी नहीं, लेकिन अगर आपको आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी रोजगार सृजन देने के अवसर के रूप में चाहे जिस अवसर में लें, आज आपका क्वालिटी कंट्रोल अन्न उत्पादन में, दूध उत्पादन में, मत्स्य उत्पादन में, अगर आप मछली एक जो है कंपनी मेड चारा से बनाए हैं और यदि आप जो है एक मछली जो है, देखिए सामान्य रूप से जैसे मुर्गी पालन को ही ले लीजिए, सामान्य रूप से गांव घर में जो मुर्गी पालन होता है, जो प्राकृतिक आहार से मुर्गे तैयार होते हैं, 3 से 4 महीने 1 से 1.25 किलो मुर्गा बनने में तैयार समय लगता है। और वही जो रासायनिक तत्व से, दवा से और चारा से जो मुर्गी तैयार किए जाते हैं, ये 30 से 35 दिन में 1.5 से 2.25 किलो के होते हैं। तो अब 4 महीने का प्रोडक्शन अगर हमें जो है 1 महीने 35 दिन में करना है, तो उसमें तो गुणवत्ता वो नहीं रहेगा। हम जब रासायनिक उसको दवा दिए हैं, हम रासायनिक उसको खाद्य पदार्थ दिए हैं, अब हम उत्पादन के होड़ में हैं, हमको 70 कुंटल हेक्टेयर धान चाहिए, तो अगर आप जैविक में जाएंगे तो 70 कुंटल प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रेट के रूप में जाइए, अच्छा किसान इतना त्रस्त हो चुका है, इतना पस्त हो चुका है कि ये अच्छी बातें वो समझने के लिए तैयार नहीं है, कहता है कहाँ हम बाजार में जाएं। और इसी के लिए भारत सरकार ने जो 10,000 एफपीओ बनाने की बात की है, सही बात है, किसान की जोत छोटी हो गई है, जोत छोटी हो गई है तो 1000 किसानों का अगर समूह रहेगा और 10,000 की समूह बन गए, तो अब 1000 से आप जोड़ दीजिए कि जो है कितने किसानों का समूह हो गया। अगर ये समूह लाभ के तरफ बढ़ेगा तो सरकार का लक्ष्य है कि हर एक अगले साल जो है 10,000 एफपीओ बने। इस तरह से हमें जो है गुणवत्तापूर्ण जो है अन्न उत्पादन करना पड़ेगा, गुणवत्तापूर्ण जो है दूध उत्पादन करना पड़ेगा। अब जैसे मछली है, अब मछली में जो आईएमसी है, जो भारतीय क्राफ्ट मछलियां हैं, ये हमारी जो है क्या बोलते हैं, चावल का जो ब्रान है, सरसों का जो खली है, गुड़ है, मकई का जो है दाना है, आपका सोयाबीन का टुकड़ा है, इसके माध्यम से हम जो है नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, संक्षेप में समाप्त करें अपनी बातें। हॉस्पिटल में आए हुए हैं, किसी को धन्यवाद रतन बाबू, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, समझ में नहीं आया, फिर भी आपने बहुत विस्तार से समझाया। अब मैं पंकज बाबू से आग्रह करता हूँ कि संक्षेप में रोजगार सृजन पर कुछ बताएं। कोई चीज यूज करना पड़ेगा, कहीं कुछ बच रहा है या कुछ। देखिए भाई किनके यहाँ से प्रॉब्लम है, जरा आप देखें। सिंह साहब जरा अपना म्यूट करके देखें, शायद आपके यहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। बंद हुआ, उन्हीं के यहाँ से था। अब बोले भाई पंकज बाबू, अपना परिचय बताते हुए बोले।
मैं अपना जो है बात आरंभ करने से पूर्व जो है एक श्लोक बोलना चाह रहा था। एक मिनट। हाँ। हाँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ITBHU से मैं सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे एक मौका दिया यहाँ बोलने का। और आज का जो विषय है जो कि संचालक जी ने ऑलरेडी इस पे बोला है कई बातें, और कई वक्ताओं ने उस पे बोला है, रोजगार सृजन की बात कहते हैं। बहुत ही अच्छा विषय है। वर्तमान में ये सबसे बड़ी जरूरत दिख रही है जो है, जहां तक देख रहे हैं कि रोजगार घटते चले जा रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मैं इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं बात करूंगा। यदि मैं संस्थाओं के मामले में कहूं तो मैं स्वयं ITBHU से संबंधित हूं, तो मैं उसकी बातें कुछ शेयर करूंगा और उसके बाद जो होता है आगे मैं अन्य विषयों पर भी बात रखूंगा। तो पहला जो मुझे दिख रहा है, जहां मैं कार्यरत हूँ ITBHU में, वहां जहां तक मुझे दिख रहा है कि जो जो पोस्ट खत्म हो गई हैं उनको पुनः जो है नहीं किया जा रहा है, उन पर नियुक्ति नहीं हो रही है। ये एक समस्या है। अगर वहां पे एम्प्लॉयमेंट होके जिन पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं लोग, वहां पे जो होता है पुनः लगाया जाए तो कहीं ना कहीं जो है जॉब आगे मिलेगी लोगों को। ये एक पहला चीज था जिसको ध्यान में रखना चाहिए। तो जहां तक है रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन तो अदर थिंग है, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है उनको कैसे जो होता है मेंटेन किया जाए, वो एक बड़ी चीज है। फिर हम बात करते हैं जो है सरकारी संस्थाओं की बात करते हैं, जो संस्थाएं ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में हैं, जैसे कि आपकी BSNL हो गई या रेलवे हो गई या अन्य जो होता है संस्थाएं हैं, एयरपोर्ट का ये जो होता है एयरलाइंस की बात करते हैं, वहाँ ऑलरेडी पोस्ट हैं। उन पोस्ट को क्लियर करने का सबसे जरूरी काम है। अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट कुछ हद तक कम होगी और कहीं ना कहीं ये रोजगार मिलेगा लोगों को। अब मैं एक ध्यान आकर्षित करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो एक स्कीम लेके आए हैं जो सभी को विदित है। इस पे PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर इसको हिंदी में कहें तो आपको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। सुनने में बड़ा सुंदर लगता है और प्रतीत ये होता है कि ये जैसे ही आया सारे लोग जो है रोजगार परख हो जाएंगे।